हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के लिए नया मालदीव बनने वाला है यह देश। मुइजू की हेकड़ी निकालने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचे भारत के कई तटरक्षक जहाज। चीन के खेमे में मच गई खलबली। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे रूस में फंसे 20 भारतीयों का आखिर हुआ क्या दोस्तों, उनको लेकर क्या बड़ी खबर है बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर बोला चाइना भारत की स्थायी सदस्यता पर उगला जहर। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस में अरेस्ट टीएमसी नेता शेख जहां ने किया सबसे बड़ा खुलासा हमला को लेकर। जी हां दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे। बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबर में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेना का जमकर स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के लिए नया मालदीव बनेगा अभी यह देश। मुइजू की हेकड़ी निकालने की तैयारी में है मोदी सरकार। बता दें, भारत और मालदीव में तनाव लगातार जारी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीन को खुश करने के लिए भारत से पंगा ले रहे हैं। उन्होंने मालदीव की विदेश नीति को पूरी तरह से चीन के पक्ष में मोड़ दिया है। इतना ही नहीं, वो भारत के खिलाफ लगातार फैसले भी ले रहे हैं। ऐसे में भारत ने हिंद महासागर में मालदीव का काट ढूंढ लिया है। यह देश इंडो पैसिफिक में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी कर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, भारत इस देश के साथ मिलकर मालदीव को भी अच्छा सबक सिखा सकता है। यह देश कोई और नहीं बल्कि मॉरिशस है। जी हां, हिंद महासागर पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण मॉरिशस हमेशा के लिए भारत का महत्वपूर्ण रहा है। भारत सरकार भी सुरक्षा और सभी के लिए विकास नीति के तहत मॉरिशस को एक महत्वपूर्ण देश मानती है। इतना ही नहीं, भारत मॉरिशस को फॉरवर्ड अफ्रीका के नजरिए से भी देख रहा है। जी हां दोस्तों, भारत और मॉरिशस के बीच संबंध स्वतंत्रता के पहले से चला आ रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंध भी है। मॉरिशस की आबादी में भारतीय मूल की आबादी लगभग 70% है। जी हां दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से मॉरिशस भारत के लिए नया मालदीव बनेगा दोस्तों, वाकई में ये मालदीव की मुइजू सरकार को बहुत बड़ी चेतावनी होगी। और ऐसी चेतावनी होगी या ऐसा तीर कह सकते हैं दोस्तों, जो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और मुइजू चाहकर भी भारत के साथ दोस्ती नहीं बढ़ा पाएगा। पहला दोस्तों, मॉरिशस और भारत के दोस्ती के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना मत भूलेगा। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचे भारत के कई तटरक्षक जहाज। चीन के खेमे में मच गई खलबली। जी हां, भारत चीन में चल रहे तनाव के बीच भारतीय तटरक्षकों का बड़ा जत्था कई जहाजों के साथ जब श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचा तो चीन के खेमे में खलबली मच गई। इससे पहले चीन का जासूसी जहाज भी श्रीलंका के पोर्ट पर पहुंचकर कई बार सनसनी पैदा कर चुका है। मगर अब भारतीय जहाजों का श्रीलंका पहुंचने से चीन परेशान हो उठा है। बता दें कि पेशेवर आदान प्रदान की सुविधा और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने के लिए 2 भारतीय तटरक्षक जहाज औपचारिक यात्रा पर श्रीलंका के गाले बंदरगाह पहुंचे हैं। ये जानकारी यहाँ भारतीय उच्चायोग ने दी है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि एक भारतीय तटरक्षक गार्ड के अपतटीय गश्ती जहाज समर्थ और तेज गश्ती जहाज अभिनव मंगलवार को दक्षिणी बंदरगाह गाले पहुंचे। द्वीपीय देश श्रीलंका से प्रस्थान करने से पहले ये भारतीय जहाज 2 से 5 मार्च तक कोलंबो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में चीन के खेमे में खलबली मचना तो तय ही था। नेक्स्ट खबर बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर पहली बार बोला चाइना भारत की स्थायी सदस्यता पर भी उठाया उंगली, उगला जहर। बता दें, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर पहली बार बड़ा बयान दिया है। इस बार बयान में भले ही भारत का नाम खुलकर ना लिया हो, लेकिन निशाना इसी तरफ था। चीन ने कहा कि सुरक्षा परिषद के सुधारों का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधा था। उन्होंने खुलेआम कहा था कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता में बाधा कोई यूरोपीय देश नहीं है। बता दें कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन पाना जरूरी है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन चीन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। जी हां, भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शाओजन ने एक्स पर लिखा कि सुरक्षा परिषद का सुधार समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के सुधार का एक अभिन्न अंग है। चीन सुरक्षा परिषद में आवश्यक सुधार का समर्थन करता है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके और आज की दुनिया में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। जी हाँ, तो ये जवाब था दोस्तों चाइना का। बहरहाल जिस प्रकार से चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार का फायदा सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ को साधने के लिए नहीं होना चाहिए, क्लियरली दोस्तों माना जा रहा है कि चीन ने भारत को निशाने पर लेकर यह बयान दिया है। बहरहाल एक भारतीय होने के नाते आपका जवाब देंगे दोस्तों, चीन को जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां रशिया में फंसे 20 भारतीयों को निकालने का प्रयास जारी, नौकरी का झांसा देकर भेजे गए थे मॉस्को, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है दोस्तों। साथ ही रशिया में फंसे भारतीयों के बाद कतर से 8वें व्यक्ति की वापसी को लेकर भी बयान दिया है। बता दें, रशिया में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि करीब 20 लोग फंसे हुए हैं, हम उन्हें जल्द से जल्द
निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमने 2 एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा था कि भारतीय नागरिक युद्ध क्षेत्रों से दूर रहें। भारतीयों के बचाने के लिए हम रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस पर हमारी स्थिति साफ है। भारत ने हमेशा से मुद्दे के समाधान के लिए चर्चा हो, साथ ही निरंतर जुड़ाव हो, जिसके चलते दोनों पक्ष एक मेज पर आ सकें। इससे हम शांति का समाधान ढूंढ सकते हैं। पहले दिन से हम इस बात को कह रहे हैं, यही हमारी स्थिति है। जी हाँ, कतर से वापस लौटे पूर्व नौसैनिक पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डहरा ग्लोबल मामले में 7 भारतीय को रिहा कर दिया गया है जो भारत लौट आए हैं। 8वें भारतीय नागरिकों को लेकर कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। जब इन शर्तों को पूरा कर लिया जाएगा तो वो भी वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट खबर बता दें, मुइजू के बुलावे पर भारतीय टीम मदद के लिए पहुंच गई। मालदीव सेना आ रही वापस। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने सरकार गठन के साथ ही ऐलान कर दिया था कि भारतीय सेना 10 मार्च के भीतर उनका देश छोड़कर निकल जाएंगे। हालांकि भारतीय सेना के मालदीव छोड़कर जाने से मुइजू सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है, इसलिए मुइजू ने मालदीव की मदद के लिए भारत से स्पेशल टीम मांगी थी जो सेना की जगह लेगी। भारत ने गुरुवार को जानकारी दी कि तकनीकी विशेषज्ञों की पहली टीम मालदीव पहुंच चुकी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी दी कि उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए तकनीकी कर्मियों की पहली टीम मालदीव पहुंच गई है। जी हां, ये उन मौजूदा सैन्य कर्मियों की जगह लेगी जो इन हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रहे थे। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 10 मई तक 2 चरणों में अपने सभी सैन्य कर्मियों को बदल देगा। कोर ग्रुप की दूसरी बैठक 2 फरवरी को दिल्ली में भी हुई थी। अगली खबर बता दें, मालदीव से जुड़ी, जहां मालदीव से वापस लौटा चीन का अनुसंधान जहाज आखिर क्यों जासूसी के लिए इतना बदनाम है। बता दें, मालदीव में कई दिनों तक रहने के बाद चीन का जासूसी जहाज अब वापसी के लिए रवाना हो चुका है। अनुसंधान के नाम पर मालदीव गया ये चीनी जहाज जासूसी के लिए बदनाम है, इसीलिए इसके मालदीव जाते ही भारत चिंतित हो उठा था। ये पिछले सप्ताह मालदीव के एक बंदरगाह पर पहुंचा था। 4500 टन वजनी उच्च प्रौद्योगिकी से लैस चीन का अनुसंधान जहाज मालदीव की तट से अब रवाना हो गया है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को ये जानकारी दी। आधिकारिक रूप से जियांग यांग हांग 3 नामक ये चीनी जहाज ने कर्मियों को बदलने और आपूर्ति के लिए बंदरगाह पर लंगर डाला था। नेक्स्ट खबर बता दें, कनाडा में लापता हुई पाकिस्तान एयरलाइंस की एयर होस्टेस होटल में मिला थैंक यू PIA लिखा हुआ नोट। जी हां, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस ने बीते मंगलवार को कनाडा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग के बाद से वो लापता चल रही है। एयर होस्टेस की पहचान मरियम रजा के तौर पर हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो इस्लामाबाद से PIA की फ्लाइट से कनाडा के टोरंटो पहुंची थी, लेकिन वापसी की उड़ान में वो ड्यूटी पर नहीं पहुंची। बता दें, बीते कुछ साल में PIA के कई कर्मचारी कनाडा में लापता हो चुके हैं। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन में नाटो की सेना उतरी तो विनाश तय है। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले रूसी संसद को संबोधित करते हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन में नाटो सैनिकों को उतारने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि इस तरह की बकवास करने वाले सोच लें कि फिर इसका परिणाम विनाश ही है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने संबोधन में रशिया के विध्वंसक हथियारों सरमत मिसाइल और किंजल मिसाइल का नाम लेकर कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में किंजल मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सेना को सरमत मिसाइल भी दे दिए गए हैं। सरमत मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर की है और ये एक बार में 1 दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने की क्षमता रखता है। जी हां, पुतिन ने पश्चिमी देशों को ललकारते हुए कहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे, रशिया परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन ने कहा, यूरोप और पश्चिमी ने यदि सैनिकों को यूक्रेन में रशिया के खिलाफ भेजने का कदम उठाया तो इससे परमाणु युद्ध का वास्तविक खतरा है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के पास पश्चिम में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए हथियार है। यानी कि अब तक की सबसे बड़ी धमकी दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने दी है। कह दिया है कि मत भूलो हमारे पास भी हथियार है, घुसकर मारेंगे तुम्हें। जी हां, नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां राष्ट्रपति आरिफ अलवी के बुलावे पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ। एक दिन बाद PM का चुनाव। जी हां, पाकिस्तान के आम सभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से कई दिनों की प्रक्रिया में देरी के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी द्वारा नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया गया। इनके बुलावे के बाद पाकिस्तान के नवनिर्वाचित सांसदों ने गुरुवार को संसद के पहले सत्र के दौरान शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटें आवंटित करने के मुद्दे पर कार्यवाहक सरकार के साथ मतभेद के कारण अलवी सत्र बुलाने में शुरुआती तौर पर इनकार कर रहे थे, मगर समय सीमा खत्म होने के बाद आखिरी दिन उन्होंने नेशनल असेंबली बुलवाई। पिछली संसद के निवर्तमान अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ की अध्यक्षता में 16वीं संसद का उद्घाटन सत्र 1 घंटे से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ। 71 वर्षीय इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थित सांसदों ने 8 फरवरी के आम चुनावों में कथित तौर पर वोट में धांधली के खिलाफ नारे लगवाए, जिसके बाद अशरफ ने अनियंत्रित दृश्यों के बीच नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सांसदों ने आधिकारिक तौर पर सदस्य बनने के लिए नेशनल असेंबली के रजिस्टर रोल पर हस्ताक्षर किए। जी हां, तो वहीं 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ ने भी सांसद पद की शपथ ली। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नवाज शरीफ 7 साल के लंबे अंतराल के बाद संसद चुने गए हैं। दोस्तों नवाज शरीफ रिकॉर्ड चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के लिए लंदन से चुनाव लड़ने आए थे। साथ ही साथ आपको बता दें पाकिस्तान ने नई सरकार बनते ही फिर उठा लिया कटोरा। अब 6 अरब डॉलर की मांगी भीख। जी हाँ, राजनीतिक उठापटक के बीच कंगाल पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन इससे पहले ही भीख मांगने के लिए दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान ने एक बार फिर कटोरा उठा लिया है। पाकिस्तान ने जैसे तैसे चुनाव तो करा लिया और शहबाज शरीफ की अगुवाई में नई सरकार भी बना ली, लेकिन देश के हालात पहले से भी बद से बदतर हो चुके हैं, जो नई शहबाज सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। पाकिस्तान ने नई सरकार बनते ही फिर भीख मांगने का प्लान बना लिया है और भीख मांगने वाला कटोरा उठा लिया। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 3 अरब डॉलर का कर्ज किया था, जो काफी मन्नतें और मानव मनोबल के बाद उसे मिला था। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को अप्रैल तक 1 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान कर्ज का भुगतान करने में चूक जाता है तो उसे अगला लोन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शहबाज सरकार के बनते ही फिर वो पहले जैसा रोना शुरू हो चुका है दोस्तों, और भीख का कटोरा पाकिस्तान हाथ में लेके खड़ा हो गया है। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताइएगा जरूर। आखिर ये कटोरे वाली नीति पाकिस्तान की कब खत्म होगी? चलते हैं और खबर की तरफ, जहां हिंद महासागर में भारत का एक और मजबूत किला हुआ तैयार। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स की निकल जाएगी हवा। जी हां, हिंद महासागर में सुरक्षा के लिहाज से भारत ने एक मजबूत किला तैयार कर लिया है। मॉरिशस के अगा लेगा द्वीप पर नई एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन गुरुवार को हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM प्रविंद जुगन्नाथ ने संयुक्त रूप से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत की। भारत और मॉरिशस की यह जुगलबंदी चीन को अखरने वाली है। मॉरिशस में नए एयर स्ट्रिप और जेटी की मौजूदगी को सुरक्षा विशेषज्ञ भारत के मिलिट्री अड्डे की तरह देख रहे हैं। जी हाँ, इससे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली रणनीति को काटने में मदद मिलेगी। नई एयर स्ट्रिप पर भारत के टोई विमान उतर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर नौसेना युद्धपोत भी भेज पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बताते हैं। आखिर WTO में भारत से क्यों भिड़ गया थाईलैंड? चावल को लेकर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हाँ, थाईलैंड ने भारतीय चावल को लेकर WTO में ऐसा क्या आरोप लगा दिया जिससे नाराज हुआ भारत? राजदूत का कर दिया बॉयकॉट। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तर का 13वां सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ। इस बैठक में भी इस बार वही हुआ जो हर बार होता है, यानी दूसरे देशों ने भारत की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर सवाल खड़े किए, लेकिन इस बार तनातनी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में थाईलैंड ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। दरअसल कृषि पर चर्चा के दौरान थाईलैंड ने आरोप लगाया कि भारत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है और उसे एक्सपोर्ट कर देता है। यह विश्व व्यापार नियमों के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसके बाद भारत ने इस बयान के विरोध में उन बैठकों का बहिष्कार कर दिया जिनमें थाईलैंड मौजूद था। WTO की कॉन्फ्रेंस में भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संकट खड़ा होता भी नजर आ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत पर इस तरह के इल्जाम लगे हुए। इससे पहले भी थाईलैंड ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क भारत पर इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। जी हाँ, WTO में थाईलैंड की राजदूत पिंगचॉक वोंगकारपोन ने भारत पर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सब्सिडी वाले चावल का इस्तेमाल कर ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में हावी होता जा रहा है। थाईलैंड के आरोपों को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने भी समर्थन दिया। इससे भारत और भी ज्यादा नाराज हो गया। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। WTO की इस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भारतीय टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल ने अमेरिका की कैथरीन ताई और यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वेल्डिस डोम्ब्रोवस्किस के सामने विरोध दर्ज कराया। भारत ने थाईलैंड की राजदूत की भाषा और बर्ताव पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का विश्व में बज रहा डंका। इन मुस्लिम देशों में बड़ी डिमांड। जी हां, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसकी बेहतरीन क्वालिटी को देखते हुए कई देश ने इसे अपने बेड़े में शामिल करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस ने भारत सरकार के साथ खास बातचीत की थी। भारत के इस ब्रह्मास्त्र के लिए अब पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश भी आगे आ रहे हैं और यह डिमांड खासकर फाइटर जेट द्वारा दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल में देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खाड़ी देशों की तरफ से जिन मुस्लिम देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है उसमें सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात का नाम प्रमुख है। हाल में इन दो देशों को ईरान समर्थित हूती समूह से खतरा है। यही वजह है कि वो भारत की सुपरसोनिक मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगली खबर बता दें, नई दिल्ली ने श्रीलंका में भारतीय रुपए के निवेश को दिया बढ़ावा। जी हां, मामले से परिचित दो लोगों ने बताया कि सरकार अपने दक्षिणी पड़ोसी देश में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में रुपया निवेश को चालू करने पर काम कर रही है। रुपए के निवेश से भारतीय कंपनियों के लिए श्रीलंकाई बाजारों में प्रवेश का रास्ता आसान हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी। इसने मुद्रा में होने वाले व्यापार लेन देन के निपटान के साथ निर्यात और आयात को भारतीय रुपए में अंकित और चालान करने की अनुमति दी। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, क्या पश्चिमी अजरबैजान को लेकर टकराव के रास्ते पर है ईरान और तुर्की। युद्ध की कितनी है संभावना बता दें, गाजा युद्ध के कारण मध्य पूर्व में हालात काफी गंभीर है। ऐसे हालात में दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और दोस्त दुश्मन बन रहे
रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाले देशों में शामिल ईरान का नाटो देश तुर्की के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव का कारण आर्मेनिया का कट्टर दुश्मन अजरबैजान है। पिछले महीने 24 जनवरी को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तुर्की की यात्रा की थी। उनकी यात्रा का मकसद मध्य पूर्व के हालात पर तुर्की का समर्थन हासिल करना और अजरबैजानी आक्रामकता को लेकर चेतावनी देना था, लेकिन बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के घमंडी रवैये के कारण ये यात्रा असफल रही। इसके बाद माना जा रहा है कि ये दोनों देश अब टकराव की राह पर चलने लगे हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, सऊदी अरबिया ने 5 यमनी नागरिकों को दी मौत की सजा, बीच चौराहे पर काटा गला। अपराध क्या था आपको बता दें, जिनको मौत की सजा दी गई दोस्तों ये यमनी नागरिक थे। ये यमनी नागरिक अपनी साथी की हत्या के अलावा डकैती और लूटपाट जैसी आपराधिक घटनाओं में लिप्त थे और सऊदी अरबिया में अपराध को लेकर काफी ज्यादा सख्त कानून है, आप सभी जानते हैं। जिसके बाद बीच चौराहे पर यह सजा दी गई है। दोस्तों अगली खबर बता दें, नए साल 2024 में कितने भारतीय मालदीव पहुंचे, चीनी टूरिस्टों के डेटा ने तो नया रिकॉर्ड ही बना दिया। जी हाँ बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु भारत विरोधी नीति को आगे बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या पर दिखाई दे रहा है। 2023 में मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों के मामले में नंबर 1 पर काबिज भारत अब 5वें पायदान पर पहुंच गया है। तो वहीं चीन ने इस लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है। चीन के साथ मोहम्मद मुइज़ु के प्रेम के कारण इस साल के पहले 2 महीनों में रिकॉर्ड संख्या में चीनी टूरिस्ट मालदीव पहुंचे हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि इस महीने यानी फरवरी अब तक 2 लाख से भी अधिक पर्यटक मालदीव का दौरा कर चुके हैं और ये मालदीव में पर्यटन उद्योग की शुरुआत के बाद से आधी सदी में एक महीने में पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या है। पर्यटन मंत्रालय के जारी किए गए नवीनतम आगमन रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अब तक 3,29,389 पर्यटक मालदीव का दौरा कर चुके हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.7% अधिक है। और इनमें चीन शीर्ष स्रोत बाजार बनकर उभरा है, जहां 26 फरवरी तक अकेले 52,709 लोग आए थे। जी हाँ दोस्तों, और भारत से 25,751। बहरहाल अगली खबर की बात करें, जहां किसानों का दिल्ली कूच फिर एक बार टल गया। अब 1 मार्च को बनाएंगे रणनीति। जी हाँ, किसानों का दिल्ली कूच एक बार फिर टल गया है। अब किसान आज यानी 1 मार्च को रणनीति बनाएंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने 29 फरवरी तक आगे नहीं बढ़ने का ऐलान किया था। ऐसे में किसानों को आज आगे की रणनीति का खुलासा करना था। अब किसानों ने इसे 1 दिन के लिए और टाल दिया। वहीं युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पटियाला पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है और आज से 2 दिन पहले रात 11 बजे उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। पात्रा पुलिस ने उनके पिता चरणजीत सिंह के बयान पर आईपीसी की धारा 302 और 114 के तहत एफआईआर संख्या 0041 दर्ज की है। साथ ही साथ आपको बता दें, शुभकरण मौत मामले में हाईकोर्ट ने लगाई लताड़। कहा आप सरकार हैं, आतंकी नहीं जो किसानों पर चला रहे हैं गोलियां। जी हाँ, किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से टकराव में पंजाब के भटिंडा के किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं जो इस तरह किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन पर भी नाराजगी जताई। एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावाली और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत स्पष्ट है और दोनों राज्यों को आवश्यक आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, के पाठक की बिहार से हो गई छुट्टी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे नीतीश के खास अफसर। जी हां, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला किया है। के पाठक ने खुद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी थी। इस पर बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। के पाठक के बिहार से जाने के बाद उनके स्थान पर कौन शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। नेक्स्ट खबर बता दें, असम में सीट बंटवारे पर बन गई बात। 11 पर बीजेपी तो 3 पर एनडीए के सहयोगी लड़ेंगे चुनाव। जी हां, देश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर असम में सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस समझौते के मुताबिक बीजेपी असम में 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद 2 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगप बारपेटा और धुबरी से चुनाव लड़ेगी, जबकि यूपी पीएल कोकराझार में अपना उम्मीदवार उतारेगी। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, संदेश खाली केस में अरेस्ट टीएमसी नेता शेख शाहजहां का सबसे बड़ा खुलासा बताया। ईडी टीम पर भीड़ ने किसके कहने पर किया था हमला। जी हां, संदेश खाली केस में अरेस्ट टीएमसी नेता शेख शाहजहां ने ईडी टीम पर भीड़ के हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शेख शाहजहां ने यह स्वीकार कर लिया है कि बीते महीने ईडी की टीम पर भीड़ ने उसके उकसाने पर ही हमला किया था। गुरुवार को शेख शाहजहां को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो करीब 55 दिनों से फरारी काट रहा था। शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस सूत्रों की माने तो शाहजहां शेख ने यह बात कबूल की है कि उसने पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला करने वाली भीड़ को उकसाया था। जी हां, आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को राशन घोटाला मामले में शेख शाहजहां के ठिकानों पर ईडी ने रेड किया था। इसी दौरान भीड़ ने हमला बोल दिया था, तभी से शेख शाहजहां फरार चल रहा था। नेक्स्ट खबर बता दें, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां पर चुनाव आयोग
आयोग ने घोषणा की है कि केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां मार्च के पहले सप्ताह में वेस्ट बंगाल पहुंचेंगी दोस्तों, जहां 7 मार्च तक स्टेट के सभी हिस्सों में सिक्योरिटी तैनात कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आगे कहा कि चुनाव की तारीखों की जो घोषणा के बाद और अधिक बलों को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी आज रहेंगे झारखंड के दौरे पर। बरवा अड्डा हवाई अड्डा में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हां, झारखंड में 1 मार्च आज के दिन धनबाद बरवा अड्डा हवाई अड्डा में होने वाले भाजपा के जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। एयरपोर्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कल बताया कि 10 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुर्गापुर से सिंदरी पहुंच रहे हैं, जहां वे हल उर्वरक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11 बजे भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा में आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कहा कि धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से लाखों की संख्या कार्यकर्ता शामिल होंगे। जी हां, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर वाराणसी से पीएम मोदी बस 48 घंटे का है इंतजार। आ रही यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट। जी हां, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन देश अब लोकसभा चुनाव के रंग में रंगने लगा है। इसी बीच मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में शुरू है। इसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इस बैठक के बीच कयासों का दौर जारी है कि बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाली है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन के अंदर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। इस लिस्ट में पीएम मोदी का भी नाम शामिल होगा। वे वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। नेक्स्ट खबर बता दें, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बचाने में प्रियंका गांधी ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। लगातार कर रही थी विधायकों से बातचीत। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आए संकट को टालने और सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को विफल करने के लिए प्रियंका गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ निरंतर संपर्क में बनी रही। तो वहीं अंतिम खबर आपको बताते हैं, जहां 1 करोड़ घरों में लगेंगे सोलर सिस्टम, 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी फ्री। कैबिनेट ने लगाई मुहर। जी हां, देश के 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने और हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी में मदद को मंजूरी दे दी है। इन घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने मिल सकेगी। सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार 78,000 रुपए तक की मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।